हरिओम मित्रों, आप सभी का गणेश टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। मैं गणेश यादव आप सभी के लिए यूजीसी नेट जीआरएफ के अंतर्गत आने वाले इकाई 4 में वैचारिक पृष्ठभूमि टॉपिक आता है। आज हम इसी वैचारिक पृष्ठभूमि टॉपिक से संबंधित नोट्स लेकर आए हैं, जो आपके यूजीसी नेट जीआरएफ के लिए अति महत्वपूर्ण नोट्स है। चलिए अब हम क्लास को आरंभ करते हैं। भारतीय नवजागरण और स्वाधीनता आंदोलन की वैचारिक पृष्ठभूमि। नवजागरण का अर्थ नए तरीके से जागना। इसका अर्थ यह लिया जाता है कि हम पहले जगे हुए थे, किंतु अब जागने का नज़रिया बदल गया है। डॉक्टर रामविलास शर्मा ने इसी शब्द को तत्कालीन सुधार आंदोलनों की व्याख्या हेतु उचित माना है। अब हम देखते हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन। नवजागरण दो संस्कृतियों की टकराहट से उत्पन्न रचनात्मक ऊर्जा है। भारतीय सामाजिक इतिहास में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण जागरण हैं। पहला जागरण मध्यकाल में इस्लाम के आगमन से संबंधित है। इस्लाम और भारतीय संस्कृति की टकराहट से भक्तिकालीन जागरण हुआ और सामाजिक संस्कृति उद्भूत हो गई। दूसरा नवजागरण 19वीं शताब्दी से संबंधित है, जहां पश्चिमी संस्कृति की टकरार भारतीय संस्कृति से हुई। अंग्रेजी शिक्षा नीति में दो संस्कृतियों के टकराहट के बीच आधुनिकता के प्रसार का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे पहले नवजागरण बंगाल में घटित हुआ। राजा राम मोहन राय को भारतीय नवजागरण का अग्रदूत माना जाता है। इन्हीं के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। दयानंद सरस्वती ने धार्मिक कर्मकांड का जमकर विरोध किया और हिंदी भाषा के पक्ष में पहले महती योगदान दिया। आरंभ में यह नवजागरण सामंत विरोधी था और काफी हद तक अंग्रेजियत का शिकार था। धीरे धीरे यह साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद और गुलामी के विरोध का रूप ग्रहण करने लगा। नवजागरण में ब्रह्म समाज 1828 ईस्वी का योगदान। ब्रह्म समाज का मुख्य उद्देश्य शाश्वत भगवान की पूजा करना था। यह प्रार्थना, ध्यान और शास्त्रों के पढ़ने पर केंद्रित था। इसी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। मूल रूप से ब्रह्म समाज की शुरुआत धार्मिक पाखंडों के बेनकाब करने के लिए की गई। सामाजिक बुराइयों की निंदा की गई और उन्हें समाज से दूर करने का प्रयास किया गया। इससे भारत के तर्कवाद और ज्ञान उदय हुआ, जिससे परोक्ष रूप से राष्ट्रवादी आंदोलन में योगदान दिया। नवजागरण में प्रार्थना समाज का योगदान। इसकी स्थापना 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने की। इसका उद्देश्य भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधार करना था। प्रार्थना समाज में रनाडे के नेतृत्व में जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा तथा हिंदू समाज के अन्य कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन चलाया। नवजागरण में आर्य समाज का योगदान। आर्य समाज एक हिंदू सुधार आंदोलन था, जिसकी स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में किया था। यह आंदोलन पाश्चात्य प्रभाव की प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू धर्म में सुधार के लिए प्रारंभ हुआ। आर्य समाज में शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करते थे तथा मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि, झूठे कर्मकांड व अंधविश्वास को अस्वीकार करते थे। दयानंद सरस्वती द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ आर्य समाज के मूल ग्रंथ हैं। आगे हम देखते हैं हिंदी नवजागरण। देश में 3 क्षेत्रों में नवजागरण प्रमुख है: बंगाल, महाराष्ट्र और हिंदी प्रदेश। हिंदुस्तान में पहला नवजागरण गौतम बुद्ध के आविर्भाव के साथ आया। उन्होंने पुरानी जड़वादी परंपराओं को तोड़कर मनुष्य के बीच भेद को मिटाया। दूसरा नवजागरण भक्ति काल में दिखाई पड़ता है। इस आंदोलन का मूलाधार भी धर्म ही है। कुछ विद्वान इस्लाम के आगमन से भी भारतीय इतिहास का पहला नवजागरण मानते हैं। हिंदी नवजागरण का आरंभ सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से माना जाता है। हिंदी नवजागरण के 3 चरण में देखा जा सकता है। पहला 1857 के स्वतंत्रता समर,
दूसरा भारतेंदु युग, और तीसरा है सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन व महावीर प्रसाद द्विवेदी। रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण में अंग्रेजी ज्ञान व पश्चिमी ज्ञान की उल्लेखनीय भूमिका नहीं मानी है। रामविलास शर्मा ने पहली बार हिंदी जाति की अवधारणा को एक व्यवस्थित आकार दिया। उन्होंने लिखा, इस बहुजातीय राष्ट्र में एक जाति हिंदी भी है। इसके मजबूत हुए बिना बहुजातीय राष्ट्रीयता सुदृढ़ नहीं हो सकती। रामविलास शर्मा के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र से जो नवजागरण शुरू होता है वह नई परिस्थितियों में पुराने लोक जागरण का ही विकास है। हिंदी नवजागरण में सांप्रदायिकता की समस्या 1909 ईस्वी में पृथक निर्वाचन मंडल से आई। आत्ममूल्यांकन का भाव नवजागरण का केंद्रीय भाव है। अपने अतीत के प्रति रोमानी बोध भी नवजागरण समानता दिखाता है। जो संस्कृति हमारे समक्ष उपस्थित है उसके सकारात्मक तत्वों को ग्रहण करने की चेतना नवजागरण में काफ़ी प्रमुख है। खड़ी बोली आंदोलन। खड़ी बोली की रचना 19वीं शताब्दी से ही मिलनी शुरू हो जाती है। फोर्ट विलियम कॉलेज ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, सदर मिश्र की रचना चंद्रावली खड़ी बोली की पहली रचनाएं हैं जो फोर्ट विलियम कॉलेज में लिखी गई है। आरंभिक हिंदी के रूप में दैनिक आश्रय 4 लेखकों लल्लू लाल, सदर मिश्र, सदा सुखलाल, इंसा अल्लाह खां आदि को जाता है। 1837 में उर्दू संयुक्त प्रांत की अदालती भाषा बन गई। गौर-ए-तासी ने खुलकर उर्दू का पक्ष लिया और हिंदी का विरोध किया। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने हिंदी व नागरी के पक्ष में अविस्मरणीय भूमिका निभाई। राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शकुंतलम का 1862 में विशुद्ध हिंदी का अनुवाद किया। 1893 में नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। भारतेंदु के कालचक्र में लिखा है, हिंदी नए चाल में ढली सन 1873 ईस्वी में। सन 1910 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की स्थापना हुई। प्रमुख लेखक व उनकी रचनाएं। लल्लू लाल की रचना प्रेम सागर, सदर मिश्र की रचना चंद्रावती या नासिकेतु उपाख्यान, कविगंग की रचना चंद छंद वर्णन की महिमा, राम प्रसाद निरंजन की रचना भाषा युग सृष्टि, सदा सुखलाल की रचना सुख सागर। आगे हम देखते हैं इंसा अल्लाह खां की रचना रानी केतकी की कहानी या उदयभान चरित्र। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 10 जुलाई 1800 को लॉर्ड वेलेस्ली ने की थी। यहाँ हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल आदि देसी भाषाओं में पुस्तकें अनुदित होती थी। हिंदी विभाग के अध्यक्ष जॉन गिलक्रास्ट थे। हिंदवी मुंशी के रूप में लल्लू लाल व सदर मिश्र की नियुक्ति। हिंदी को स्थापित करने में प्रेम सागर का बहुत योगदान है। खड़ी बोली को आगे बढ़ाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की संस्थानिक भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता। उर्दू तथा भाखा या हिंदवी के लिए अलग अलग मुंशी नियुक्त हुए। हिंदवी के मुंशी के रूप में लल्लू लाल और उर्दू के मुंशी के रूप में सदर मिश्र नियुक्त हुए। भारतेंदु और हिंदी नवजागरण। हिंदी साहित्य में आधुनिक युग का आरंभ भारतेंदु से माना जाता है। भारतेंदु ने यह समझा कि नवजागरण के केंद्र में मनुष्य की स्थापना है। भारतीय राष्ट्रवाद के केंद्र में आरंभ में अंग्रेजी शासन की आलोचना ही थी तथा यह राष्ट्रवाद नवजागरण की उपज थी। नवजागरण की चेतना स्वतंत्रता प्रधान थी, इसलिए वे हर प्रकार के साम्राज्यवाद का विरोध करते रहे। भारतेंदु ने भारतीयों को इन भावना से बचाने का प्रयास किया। भारतेंदु ने कई पत्रिकाओं का संपादन किया। वे हर विधागत माध्यम से नवजागरण की चेतना को संपन्न कर रहे थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण।
द्विवेदी जी ने 1903 से 20 तक सरस्वती के संपादक रहे और इसी पत्रिका के माध्यम से उन्होंने अपने नवजागरण संबंधी विचारों को प्रेषित किया। इन्होंने नवजागरण को भाषिक पक्ष को निखारा। शुक्ल जी का कथन, व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई के प्रवर्तक द्विवेदी जी ही थे। वे साहित्य को प्रगतिशील मार्ग पर ले गए और उन्होंने जनसाधारण के अंदर आधुनिक दृष्टिकोण स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। वे स्त्री पराधीनता का विरोध करते थे। कवियों की उर्मिला विषायक उदासीनता नामक निबंध इसका प्रमाण है। द्विवेदी जी ने वैज्ञानिक चेतना का प्रचार किया। वे आधुनिक ज्ञान के हिमायती थे। वे छुआछूत के विरोधी थे। 1914 में दलित व्यक्ति हीरा डोम की कविता उन्होंने सरस्वती में छापी। आगे हम गांधी दर्शन देखते हैं। यहाँ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पर असर डालने वाली सबसे महत्वपूर्ण विचारधारा, इसमें महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण आदि के विचार शामिल किए जाते हैं। गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता तथा पश्चिमी विचारधारा को अस्वीकार किया। उनका मानना था कि हमें प्राकृतिक का उतना ही दोहन करना चाहिए जितना हमारे न्यूनतम आवश्यकता पूरी हो जाए। आगे हम देखते हैं महात्मा गांधी का कथन, प्रकृति की सभी मनुष्य की सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है पर लालच को नहीं। वे औद्योगिक प्रणाली का भी समर्थन नहीं करते थे। तत्कालीन स्थिति उसके लिए अनुकूल नहीं थी। गांधी जी ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहते थे जिसमें राज्य की शक्ति कम से कम हो। उन्होंने ब्रिटिश सांसद को व्यंग्य की भाषा में मछली बाजार कहा। गांधी जी ने रास्किन की पुस्तक अनटू दिस लास्ट से सर्वोदय के सिद्धांत को ग्रहण किया और उसे जीवन में उतारा। उनकी दृष्टि में सबसे बेहतर दशा वह होगी जब राज्य या राजनीतिक ढांचे की जरूरत खत्म हो जाए और सभी लोग आपस में समझदारी से काम चला ले, जिसे अराजकतावाद कहा गया। गांधी जी की ऐसी राजनीतिक संरचना चाहते थे जो अधिक से अधिक विकेंद्रीकृत हो। स्थानीय स्वशासन उनकी दृष्टि में सर्वश्रेष्ठ तरीका था। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में वे ग्रामीण स्वावलंबी अर्थव्यवस्था को उचित मानते थे। उन्होंने न्यायशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार पूंजीपतियों को उनकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाए, किंतु उनका अपना दायित्व बनता है कि वे खुद को मालिक नहीं सिर्फ न्यासी समझे। गांधी जी को धर्म का अत्यधिक महत्व देते थे और धर्मनिरपेक्षता के विचारों से ही असहमत थे। गांधी जी वर्ण व्यवस्था को समर्थन थे और उन्हें प्राकृतिक मानते थे। गांधी जी का मानना था कि शिक्षा राष्ट्रभाषा में होनी चाहिए। गांधी जी वर्ण व्यवस्था के समर्थक होते हुए भी अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के विरोधी थे। गांधी जी परिवार व्यवस्था के समर्थक थे और बुनियादी शिक्षा उनके विचारों का सार तत्व थी। आगे हम देखते हैं अम्बेडकर दर्शन। यह स्वाधीनता आंदोलन के दौरान उत्पन्न हुई एक प्रमुख विचारधारा थी जिसमें दलितों पर होने वाले शोषण के विरुद्ध काफी उग्र तेवर अपनाया। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने गहन तर्क और चिंतन के आधार पर एक नए सामाजिक आंदोलन का सूत्रपात किया। अम्बेडकरवाद दलित समस्या को भारत सबसे बड़ी समस्या मानता है। डॉक्टर अम्बेडकर की महत्वपूर्ण कृतियां समाचार पत्र मूकनायक 1920, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट 1936, द अनटचेबल्स 1948, बुद्ध और कार्ल मार्क्स 1956 ईस्वी। अम्बेडकर ने कहा था कि मेरे लिए मेरे व्यक्तिगत हितों से ज़्यादा महत्वपूर्ण राष्ट्र के हित है, किंतु यदि दलितों के हित और राष्ट्र के हित के बीच कोई टकराव की स्थिति आएगी तो मैं दलितों के हित को वरीयता दूंगा। अम्बेडकर के अनुसार जाति व्यवस्था का संबंध हिंदू समाज की धार्मिक मान्यता से है। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह कहा था कि यदि हिंदू समाज दलितों को मानवोचित गरिमा प्रदान नहीं करता तो दलितों को हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। अम्बेडकरवाद दलितों के साथ साथ महिलाओं तथा अन्य वंचित वर्गों की मुक्ति पर भी बल देता है। 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई।
लोहिया दर्शन। लोहिया जी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी, प्रखर चिंतक व समाजवादी नेता थे। इनके विचारों में मार्क्सवाद, भारतीय परंपरा, गांधी जी की प्रयोग का प्रभाव दिखाई देता है। इन्होंने समाजवादी विचारधारा को भारतीय चिंतन की मूल्यधारा से जोड़ा और उन्हें मूर्त रूप देने का भी प्रयास किया। अपनी पुस्तक कार्ल मार्क्स गांधी तथा समस्याएं में समाजवाद संबंधी अपने विचारों को विस्तार से प्रस्तुत किया। लोहिया के कथन, गांधी तथा मार्क्स के पास सीखने के लिए बहुमूल्य कोष है। इसके अनुसार मानवता दो विकल्पों के मध्य जूझती रही, वर्ग और जाति। डॉक्टर लोहिया ने रूसी साम्यवाद की तीव्र भर्त्सना की है। उनकी मान्यता थी कि सत्य की विजय धूर्तता और छल छद्म से नहीं हो सकती। वे कभी नहीं चाहते थे कि धर्म, दक्षिण पंथ तथा राजनीति एक साथ हो। नवीन समाजवाद की स्थापना के लिए वे विश्व संसद की स्थापना के साथ साथ पूरे विश्व के जीवन स्तर में सुधार तथा बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जरूरी समझते थे। व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए उन्होंने चौखंबा योजना प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत ग्राम, मंडल, प्रांत, केंद्र के विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। अन्याय के विरुद्ध उन्होंने नारा दिया था, मानोगे नहीं पर मरेंगे नहीं। इनके आर्थिक विकास के विचार गांधी जी की तरह थे। डॉक्टर लोहिया ने शब्द क्रांति की अवधारणा प्रस्तुत की। डॉक्टर लोहिया ने इतिहास के संबंध में अपने विचारों का प्रसार अपनी कृति हिल्स ऑफ हिस्ट्री 1955 ईस्वी में किया। लोहिया की प्रमुख रचनाएं रेस्पेक्ट्स ऑफ सोशलिस्ट पॉलिसी ग्रंथ, दूसरा है मार्क्स, गांधी और सोशलिज्म ग्रंथ, तीसरा है इंडिया, चाइना एंड नॉर्दर्न फ्रंट ग्रंथ है, द कास्ट सिस्टम ग्रंथ, सप्त क्रांतियाँ ग्रंथ। आगे हम देखते हैं मार्क्सवाद। मार्क्सवाद विचारधारा के प्रतिपादक कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स हैं। लेनिन जो सोवियत रूस के हैं तथा माओ त्से तुंग चीन के हैं, को मार्क्सवादी विचारधारा का प्रथम स्तंभ माना जाता है। भारत में मानवेंद्र नाथ राय प्रमुख मार्क्सवादी समर्थकों में शामिल थे। नेहरू ने स्पष्ट किया था कि वे मार्क्सवाद के काम समाजवाद से ज़्यादा निकट थे। मार्क्सवाद के दो प्रमुख सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है। ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या से है। इसके अनुसार उत्पादन प्रणाली से ही समाज का संपूर्ण ढांचा निर्धारित होता है। मार्क्स का दावा है कि हर समाज दो वर्ग हैव्स तथा हैव नॉट्स में विभाजित है। मार्क्स के अनुसार शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है कि वह संगठित होकर हिंसक क्रांति करे। इस विचारधारा के अनुसार सभी सामाजिक समस्याओं के तहत वे निजी संपत्ति की धारणा छिपी है, जिसे चोरी की आय कहा जाता है। मार्क्सवाद राज्य का विरोध करता है वह अराजकतावाद का समर्थन है। यहाँ गांधी और मार्क्स के विचार मेल खाते हैं। मार्क्स के अनुसार धर्म आम आदमी के लिए अफीम है। मार्क्स राष्ट्रवाद को मिथ्या चेतना बताकर उसका विरोध करता है। मार्क्स अंतर्राष्ट्रीयवाद में विश्वास करता और दुनिया भर के मजदूरों से आग्रह करता है कि वे एक होकर क्रांति करें। हिंदी साहित्य का प्रगतिवाद मार्क्सवाद का साहित्यिक संस्करण है। हिंदी साहित्य में शिवदान सिंह चौहान, यशपाल, मुक्तिबोध, नामवर सिंह आदि लेखक मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। मानव इतिहास की व्याख्या मार्क्सवाद ने कुछ अवस्थाओं के माध्यम से की है। अवस्थाएं हैं,
पहला आदिम साम्यवाद, दूसरा दास्य व्यवस्था, तीसरा सामंतवाद, चौथा पूंजीवाद, पांचवा समाजवाद, छठा साम्यवाद। साम्यवाद मार्क्सवाद का ही अंतिम अवस्था कहलाती है। तब वर्गभेद खत्म हो जाता है, राज्य की ज़रूरत खत्म हो जाती है। अब हम देखते हैं मनोविश्लेषणवाद। यह अंग्रेजी शब्द साइको एनालिसिस का हिंदी रूपांतरण है। फ्रायड द्वारा मानसिक रोगियों का इलाज करते हुए मानसिक विकारों के संबंध में दिया गया सिद्धांत है। इनके मनोविज्ञान में लिबिडो को अत्यधिक महत्व दिया गया। शैशवीय दामित कामवृत्ति व मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जिस पर वे पहुँचे। फ्रायड के अनुसार मानव का छोटा से छोटा व्यवहार सभी प्रयोजन होता है। यह सिद्धांत 20वीं सदी का एक अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसने साहित्य और कला की दुनिया पर व्यापक प्रभाव डाला। नैतिकता और उसके प्रतिमानों पर एक नई समझ विकसित हुई और स्वच्छंद विचारों की एक नई पीढ़ी के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ। अंग्रेजी साहित्य में D.H. लॉरेंस और जेम्स जोयस इसके प्रमुख लेखक हैं और वही हिंदी में इलाचंद जोशी, जैनेन्द्र आदि विचारों पर इस सिद्धांत का प्रभाव दिखाई देता है। एडलर के मनोविज्ञान में सबसे ज़्यादा महत्व यह को दिया गया है। एडलर के मनोविज्ञान में आत्मस्थापना की प्रवृत्ति प्रमुख है। हीनत्व, कुंठा, मानसिक रोगों का मूल कारण है। युग ने लिबिडो का विस्तृत अर्थ लिया जिससे आत्मस्थापना प्रवृत्ति और कामवृत्ति दोनों को शामिल किया। व्यक्तित्व के प्रकारों का सिद्धांत युग का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। व्यक्ति मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी और बाह्यमुखी। हिंदी साहित्य में मनोविश्लेषणवाद की परंपरा का सूत्रपात जैनेन्द्र ने किया था। आगे मुक्तिबोध, इलाचंद जोशी आदि की रचनाओं में भी मनोविश्लेषण के तत्व दिखते हैं। आगे हम अस्तित्ववाद को देखते हैं। आगे है अस्तित्ववाद। डेनिश वैज्ञानिक सोरेन किरकेगार्द को अस्तित्ववाद का प्रणेता माना जाता है। किरकेगार्द ने यहाँ मनुष्य की वैयक्तिकता की वकालत की जहाँ पूर्व मान्यताओं और धर्म के नियंत्रणकारी प्रवृत्तियों का विरोध कर ऐसा जीवन दर्शन प्रस्तुत किया जहाँ मानव पूर्ण स्वच्छंद है। किरकेगार्द के बाद जर्मन दार्शनिक नीत्शे ने इस दर्शन को आगे बढ़ाया। नीत्शे अनिश्वरवादी था। उसकी प्रसिद्ध युक्ति ईश्वर की मृत्यु हो चुकी है। अस्तित्ववाद के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार है। व्यक्ति का अस्तित्व बाह्य सत्ता के अधीन नहीं। ज्ञान विज्ञान को महत्वहीन मानना। सुख की निरर्थकता। अस्तित्व का बोध दुख, त्रास व मृत्यु के क्षणों में ही संभव। मृत्यु को मानवीय स्थिति की सीमा मानना। जीवन के प्रति विद्रोह। सार्त्र अस्तित्ववादियों में सबसे प्रमुख माने जाते हैं। कार्ल जेस्पर्स, हाइडेगर, ग्रेवियल, मार्शल, कामू, कप्फा आदि प्रमुख हैं। हिंदी साहित्य में अस्तित्ववाद की शुरुआत प्रयोगवाद के आरंभ से मानी जा सकती है। आगे और मोहन राकेश की रचनाओं में इस विचारधारा का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। एब्सर्ड नाटक की अवधारणा के मूल में अस्तित्ववाद ही है। उत्तर आधुनिकतावाद, इसका अर्थ है आधुनिक का विकसित परिवर्ती रूप भी हो सकता है और आधुनिक के बाद उसका विरोध रूप भी। आगे हम देखते हैं उत्तर आधुनिकतावाद उत्तर पूंजीवादी व्यवस्था से उपजा है। इस व्यवस्था के केंद्र में प्रौद्योगिकी और उपभोगवाद है। पोस्ट मॉडर्न कंडीशन
लायोटार्ड की पुस्तक है। प्रौद्योगिकी के विकास में ज्ञान का स्वरूप और लक्ष्य बदल दिया है। अब ज्ञान साध्य न रहकर साधन बन गया है। उत्तर आधुनिक समाज में वही ज्ञान सार्थक है जिससे बेचकर धन अर्जन किया जा सकता है। ज्ञान के स्वरूप की इस नवीनता को ध्यान में रखकर लायोटार्ड ने ज्ञान के दो रूपों की चर्चा की है, वैज्ञानिक ज्ञान और अज्ञान। फूको ने स्वतंत्रता को आधुनिकतावाद की कल्पना मात्र माना है। फूको के अनुसार मानव की मृत्यु हो गई, अब वह विषय नहीं मात्र विषय बनकर रह गया है। उत्तर आधुनिकतावाद अंतवादी दर्शन है और उससे इतिहास का अंत, विचारधारा का अंत, कविता का अंत, लेखक की मृत्यु, आलोचक की मृत्यु, अर्थ की मृत्यु आदि स्थापनाएं दिखाई गई है। समकालीन हिंदी कविता उत्तर आधुनिकतावाद से प्रभावित है, जिसे केदारनाथ सिंह प्रमुख है। आगे हम अस्मितामूलक विमर्श, दलित विमर्श को देखते हैं। दलित शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका दलन किया गया हो। गांधी जी ने दलित शब्द का प्रथम प्रयोक्ता स्वामी विवेकानंद को माना है। दलित विद्वानों ने नवजागरण का आरंभ बंगाल से नहीं बल्कि महाराष्ट्र से माना, जहां दलित मुक्ति की लहर चली। ज्योतिबा फूले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। दलित विमर्श का वैचारिक आधार डॉक्टर आम्बेडकर का जीवन व रचना कर्म है। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की, जिससे दलितों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया। गांधी जी ने दलितों को हरिजन कहा, जिसे दलित विमर्श खारिज करता है। दलित विमर्श पूंजीवाद व ब्राह्मणवाद दोनों को खतरनाक मानता है। दलित जीवन की समस्या केवल श्रम नहीं बल्कि श्रमिक विभाजन से जुड़ी है। दलित विमर्श अपने साथ स्त्री विमर्श को भी रखने की पैरवी करता है। साहित्य में सर्वप्रथम 1914 में हीराडोम की कविता अछूत की शिकायत सरस्वती पत्रिका में छपी। हिंदी साहित्य के 8वें दशक में दलित कविता का स्वर बदलने लगा और उससे दलित वर्ग की पीड़ा व विद्रोह भावना की अभिव्यक्ति होने लगती है। दलित कविता का विद्रोह सवर्णवादी मानसिकता के विरुद्ध है। दलित कविता सवर्ण संस्कृति को मुर्दा संस्कृति बताते हुए उसे पराई घोषित करती है। दलित साहित्य में आत्मकथाओं का बड़ी मात्रा से सृजन हुआ है। ओम प्रकाश वाल्मीकि, मोहनदास नेमिष राय, डॉक्टर धर्मवीर, जयप्रकाश करदम, सयोराज सिंह बेचैन, कौशल्या बेसात्री आदि प्रमुख दलित लेखक हैं। साहित्य में दलित विमर्श की 3 धाराएं चलती है। पहली, दलित जातियों में जन्मे लेखक जो स्व अनुभूति के आधार पर रचित साहित्य को दलित साहित्य मानते हैं। दूसरा है दलित इतर लेखक जिन्होंने दलित जीवन के विषय में लिखा है। तीसरा वे मार्क्सवादी लेखक जो दलितों को सर्वहारा की स्थिति में देखते हैं। प्रमुख दलित लेखक एवं उनकी रचनाएं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का दलित रचना देखते हैं। इसकी रचना है दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। दूसरा है दलित साहित्य का अनुभव। तीसरा ग्रंथ है संघर्ष और अर्थात। आगे हम देखते हैं मोहनदास नेमिष राय की रचना, भारतीय दलित आंदोलन का इतिहास ग्रंथ। दूसरा आज बाजार बंद है ग्रंथ है। आगे हम देखते हैं सयोराज सिंह बेचैन की रचना, सामाजिक न्याय और दलित साहित्य। तेज सिंह की रचना दलित समाज और संस्कृति। अब हम देखते हैं स्त्री विमर्श। नारी व विचारधारा जो आंदोलन है जो पुरुष है नारी के बीच मौजूद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए नारियों को शक्ति संपन्न बनाने का प्रयास करता है। नारी मुक्ति का प्रयास अमेरिका व फ्रांस की क्रांतियों के दौरान हुआ।
नारीवाद का पहला चरण 1790 के आसपास शुरू होकर लगभग 1930 ईस्वी तक दिखाई पड़ता है। फ्रांस की नारीवादी कार्यकर्ता मैरी गुज ने महिला अधिकार घोषणा पत्र प्रकाशित किया। 1793 में मैरी गुज को नारी के आदर्श गुण भूल जाने के आरोप में मृत्युदंड दिया गया। मैरी वॉल्सटनक्राफ्ट की पुस्तक विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमन को नारीवादी चिंतन धारा की आधारभूत पुस्तक मानी गई। सन 1918 में ब्रिटेन में व 1920 में अमेरिका में नारी मताधिकार की शुरुआत हुई। 1960 के आसपास नारीवादी आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ। नारीवाद को 3 शाखाओं में विभाजित किया जाता है। पहला, उदार नारीवाद। इस विचारधारा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए ताकि वह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी क्षमताओं का प्रयोग कर सके तथा अपने जीवन से संबंधित निर्णय स्वयं ले सके। समाजवादी नारीवाद। इस विचारधारा के अनुसार लिंग विषमता की समस्या मुख्यतः पूंजीवाद के जन्म के बाद की है। एंजल्स ने लिंग विषमता का समाधान साम्यवाद को माना है। उग्र नारीवाद यह 1960 से 70 के बीच शुरू हुई विचारधारा जिसने नारियों के शोषण के विरुद्ध अत्यंत आक्रामक शैली में अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराई। प्रमुख स्त्री लेखक उनकी रचनाएं। प्रभा खेतान की रचना औपनिवेश में स्त्री मुक्ति की 10 कामनाएं। बाजार के बीच बाजार के खिलाफ। किरण बेदी की रचना यह संभव है। कुमुद शर्मा की रचना आधी दुनिया का सच है। अनामिका की रचना स्त्री विमर्श का लोकपक्ष। दूसरा है त्रिया चरित्र उत्तरकांड। तीसरा है स्त्री शिक्षा की उत्तरगाथा। नसीरा शर्मा की रचना औरत के लिए औरत। रमणिका गुप्ता की रचना स्त्री मुक्ति संघर्ष और इतिहास। मैत्रेयी पुष्पा की रचना खुली खिड़कियाँ। सुनो मेलक सुनो। तीसरी रचना है चर्चा हमारा। चौथी रचना आवाज़। अब हम आदिवासी विमर्श को देखते हैं। इस विमर्श का लक्ष्य उन कारणों को खोजना है जिनके कारण आदिवासी अस्मिता संकट में है और आदिवासी अपना जल जंगल जमीन छोड़ने को विवश है। आदिवासी साहित्य की अवधारणा को लेकर 3 तरह के मत हैं। पहला, आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। आदिवासियों द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। आदिवासी दर्शन के तत्वों वाला साहित्य ही आदिवासी साहित्य है। आदिवासियों की मुख्य समस्या भाषाई व सांस्कृतिक है। आदिवासी साहित्य के केंद्र में सामूहिकता की प्रधानता रही। बाद में लिखित आदिवासी साहित्य की शुरुआत 20वीं सदी के आरंभिक दौर में होती है। तब से लेकर आज तक कई भारतीय भाषाओं में आदिवासी साहित्य के लेखन निरंतर प्रगति पर है। आदिवासी विमर्श रचनाकार और रचनाएं। रमणिका गुप्ता की रचना आदिवासी सौंदर्य एवं विद्रोह। आदिवासी विकास एवं विस्थापन। तीसरी रचना है आदिवासी साहित्य यात्रा। चौथी रचना आदिवासी कौन। सुश्री शरद सिंह की रचना आदिवासी परंपरा। दूसरी रचना है आदिवासियों का संचार। तीसरी रचना है आदिवासियों के देवी देवता। हरिराम मीना की रचना आदिवासी दुनिया। दूसरा है डांग। अल्पसंख्यक विमर्श के बारे में अब हम देखते हैं। यह विमर्श अल्पसंख्यक विमर्श से संबंधित ज्वलंत समस्याओं को उठाता है। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यक संबंधी 2 प्रावधान हैं, धार्मिक और भाषाई। अल्पसंख्यक वर्ग को आज का राजनीतिक दल सिर्फ वोट बैंक की नज़रिए से देख रहे हैं। विद्वानों का मत है कि अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण साधन है। हिंदी साहित्य में अल्पसंख्यक जीवन के विभिन्न पहलुओं की चर्चा की गई है। मित्रों,
इकाई 4 समाप्त हुआ। जितने भी इससे महत्वपूर्ण टॉपिक थे सभी इस क्लास में हो गया है। क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। क्लास आप लोगों को कैसे लगा कमेंट में अवश्य लिखिएगा। साथ ही अपने मित्रों को शेयर अवश्य कीजिएगा। हरिओम।